नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र एक बार फिर से आप सभी का लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम क्लास 6 का 6th अध्याय है जो हमारा छठा चैप्टर है सजीव विशेषताएं आवेश, इसे पढ़ रहे थे। हमने इसकी एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि जो विभिन्न प्रकार के परिवेश है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है, पर्वत में बकरी और याक होते हैं, समुद्र में केकड़े मछली ऐसे पाए जाते हैं। इसके पश्चात कल हमने देखा था जो समुद्र और मरुस्थल है, दो भिन्न प्रकार के परिवेश है, वहां पर पाए जाने वाले दो विभिन्न जंतु जो कि मछली और ऊँट थे, उनके बारे में हमने तुलना करके पढ़ा था। जब ऊँट होता है, इसकी शारीरिक संरचना इसे मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। इसके जो लंबे पैर होते हैं इसे गर्मी से दूर रखते हैं। इसका शरीर ऊपर रहता है रेत की गर्मी से। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। मल इनका शुष्क होता है, पसीना इनको बहुत ही कम आता है। जो मछली होती है इसके अंदर हमने देखा था इसका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। चिकने सल्क होते हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं और पानी में तैरने में आसानी प्रदान करते हैं। और इनमें गिलिया क्लोम पाए जाते हैं जो कि श्वास लेने में इनकी सहायता करते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, हम उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन होता है इसे होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अगर कोई जीव है वो किसी स्थान पर रहता है तो वो उसे हम उसका आवास बोलेंगे। आवास कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थलीय आवास हो गए, जलीय आवास हो गए। अब जो कोई भी आवास है उसमें पाए जाने वाले जो सजीव हैं, जो जीव हैं, जैसे जीव और पौधे हो गए, वो उस आवास के जैव घटक कहलाते हैं। और जो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं हैं वो उसके अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी परिवेश के क्या होते हैं, अजैव घटक होते हैं। उसके पश्चात हमने पर्यानुकूलन और अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। जो अल्प अवधि में एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन होते हैं हम उन्हें पर्यानुकूलन कहते हैं। और जो हजारों वर्षों में जो किसी जीव या पौधे में परिवर्तन हुए हैं हम उसे अनुकूलन बोलेंगे। अब हमने देखा था अजैव कारकों की भूमिका। जो कुछ पौधे होते हैं, मान लीजिए वो बीज से उगते हैं, तो बीज से उगते हैं तो उनके उगने में अजैव कारक होते हैं, उनकी भी भूमिका होती है। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, इन सभी अजैव कारकों की भी सजीवों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। उसके पश्चात हमने अनुकूलन के बारे में पढ़ा था कि जब अजैव घटकों में हजारों वर्षों में परिवर्तन होता है तो इन परिवर्तनों को जो जीव या पौधे अपना लेते हैं वो तो जीवित रह पाते हैं, अन्यथा जो बाकी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात हमने कुछ आवासों के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने देखा कि जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल के अंदर जो चूहे और सांप होते हैं वो बिल के अंदर रहते हैं, गहरे बिलों में रहते हैं। और रात्रि के समय जब तापमान कम होता है तभी वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक प्रश्न भी किया था कि इनको ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। इनकी जो पत्तियां होती है वो या तो उनमें होती नहीं, अनुपस्थित होती है, या बहुत ही ज्यादा छोटी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। कई पौधों में ये जो पत्तियां होती है कांटों का रूप ले लेती है। नागफनी के पौधे के अंदर जो आपको पत्तियों जैसे हिस्से दिखाई देते हैं वो वास्तव में उसके तने होते हैं। मरुस्थलीय पौधों के अंदर जो तने होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और इनके ऊपर एक मोमी परत होती है जो कि जल संरक्षण का कार्य करती है। मतलब इसका सीधा तात्पर्य यही है कि मरुस्थल में पानी की कमी है और इन सब पौधों ने अपने आप को कम से कम जल के अंदर जीवित रखने के लिए अनुकूलित किया है। जो इनकी जड़ें होती है वो गहराई तक चली जाती है ताकि अधिक मात्रा में पानी ग्रहण कर सकें। पर्वतीय क्षेत्र देखा था, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर तेज हवाएं होती है, हिमपात हो जाता है, सर्दियों के अंदर ठंडी जगह होती है। यहाँ पर अनुकूलन देखा था हमने पौधों के अंदर कि जो पौधे होते हैं वो शंकुआकार होते हैं, इनके जो शाखाएं होती है तिरछी होती है। इसके पश्चात हमने पर्वतीय क्षेत्र में याक, तेंदुआ और जो बकरी है इसके बारे के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार इन्होंने अपने आप को अनुकूलन किया है। घास स्थल में हमने देखा था कि शेर होता है, शेर का रंग होता है मटमैला होता है, ये सूखे घास के अंदर आसानी से दिखाई नहीं देता है। अब जो ये शिकारी है और इसकी आंखें होती है चेहरे के सामने होती है ताकि ये दूर तक अपने शिकार को खोज सकें। अब हिरण की बात करें तो हिरण को जो पौधे होते हैं और कठोर तने होते हैं उनको चबाने के लिए इनके जबड़े मजबूत होते हैं और कान बड़े होते हैं ताकि आसानी से कोई भी हलचल हुई है या शिकारी की ये भनक इनको लगे तो ये दूर भाग जाए। अब इनकी आंखें होती है वो सिर के पार्श्व में पाई जाती है ताकि ये पूरे 360 डिग्री चारों तरफ देख पाए अच्छे से और कोई भी जो शिकारी है अगर खतरा है तो वो उसे महसूस कर सके और आसानी से भाग सके। जलीय आवासों की हमने बात करी थी। जलीय आवासों में समुद्र के अंदर हमने देखा था कि ज्यादातर जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि धारा रेखीय होते हैं। लेकिन जैसे एक ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर धारा रेखीय
नहीं होता है। हमने यहाँ पर चित्र से देखा था कि भाई इसका शरीर जो ऑक्टोपस है उसका शरीर कैसे भी धारा देखिए नहीं होता है, ये तलहटी में रहते हैं और शिकार करते हैं, लेकिन जब ये चलते हैं तब इस प्रकार से अपने शरीर को धारा रेखीय बनाने की कोशिश करते हैं। अब श्वसन के लिए कुछ जीवों में तो समुद्र के अंदर क्लोम या गिल पाए जाते हैं, जैसे वो जहाँ से वो आराम से गैसों का विनिमय कर पाते हैं। कुछ जीव होते हैं जैसे डॉल्फिन हो गया, आपका व्हेल हो गया, तो उनमें क्या होता है कि जो क्लोम या गिल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें एक नई व्यवस्था होती है जिसे हम वात छिद्र या नासा द्वार बोलते हैं। आपको इस चित्र में साफ जो दिख रहा है या जो ये व्यवस्था है इसे ही हम वात छिद्रों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये कुछ समय पश्चात बाहर आती है व्हेल, और जो अपने नाक के अंदर जो पानी होता है, जल होता है जो श्वसन छिद्रों में, उसे बाहर फेंकती है और जो फ्रेश वायु होती है, जो ताज़ा वायु होती है ऑक्सीजन वाली, उसे ग्रहण करती है। उसके पश्चात हमने तालाब और झील में देखा था कि जो इनके पौधे होते हैं उनका तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, और ये जल की सतह तक वृद्धि करते हैं। और जल की सतह पर इनकी जो पत्तियां होती है और जो फूल होते हैं वो पलवन करते रहते हैं। पलवन का मतलब तैरते रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से पानी में डूबे रहते हैं, उनकी पत्तियां होती है वो रिबन की भांति होती है ताकि वो लहरों से आसानी से मुड़ सकें। और इसके अतिरिक्त कुछ पौधे जो पानी के अंदर होते हैं उनमें ये व्यवस्था पाई जाती है कि जो उनकी पत्तियां होती है बहुत ही ज़्यादा विभाजित होती है ताकि उनके बीच में से जल आसानी से निकल सके। मेंढक की हमने चर्चा की थी। मेंढक होता है जो तालाब में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। इसके पीछे के पैरों के बारे में बात की थी कि ये लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं जिससे कि आसानी से शिकार कर सकें। उसके पश्चात हमने देखा था कि जो इसके पीछे के पैर की जो अंगुलियां होती है वो जाल युक्त होती है जो इसे तैरने में सहायता करती है। अब हमें आज पढ़ेंगे जो सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उनके बारे में आज हमें बात करेंगे। सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो हर प्रकार के सजीव में पाए जाते हैं और जो इन्हें निर्जीवों से क्या करते हैं, अलग करते हैं, जो इन्हें निर्जीव से अलग करते हैं। सबसे जो पहला गुण है वो है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव होते हैं श्वसन करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं और ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं, इनमें गति भी होती है, वृद्धि होती है और अंतिम सत्य हर सजीव की मृत्यु होती है। तो ये कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला गुण है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीव होते हैं, सभी पौधे होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब आप सभी जान चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो भोजन के लिए या तो पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। भोजन होते हैं वो सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो अन्य जैव प्रक्रम है सजीवों के, उनके लिए भी उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो उन्हें भोजन से मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जो अगला लक्षण है वो है श्वसन। सभी सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। श्वास लेने पर बाहर की वायु शरीर के अंदर आ जाती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है वो बाहर चली जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं। श्वसन का उपयोग होता है वो हमारे शरीर में भोजन के विखंडन के लिए होता है। भोजन का विखंडन होने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन ही हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ जंतु होते हैं उनमें श्वसन के आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न होता है, जो कि एक श्वसन का एक हिस्सा है। कुछ जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन करने का या गैसों का आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न होता है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जो केंचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जो केंचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जो मछली होती है उसमें गिल होते हैं, गिले क्लोम पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो गैसों का विनिमय कर पाती है। और जो जल में विलेय वायु है वहां से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। पौधों की बात करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा होता है। अब पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जहां से वो वायु अंदर लेती है। वहां पर क्या होती है, जो सूक्ष्म रंध्र पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं वहां से वो ऑक्सीजन को अंदर लेती है और उसका उपयोग करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु के अंदर निष्कासित कर देती है। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं।
तो फिर हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कि पौधे ऑक्सीजन देंगे कैसे। तो ये दो बिल्कुल ही अलग अलग प्रक्रिया है। एक तो है पौधों के द्वारा श्वसन करना और एक है पौधों के द्वारा भोजन निर्माण करना। पौधे अगर श्वसन की बात की जाए तो श्वसन की क्रिया पौधों के अंदर दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। मतलब पौधे दिन और रात हर समय श्वसन करते हैं और हर समय वो CO2 का निष्कासन करते हैं। हर समय वो CO2 को शरीर जो उनका पौधा होता है वो बाहर निकालता रहता है। अब दूसरी प्रक्रिया है भोजन निर्माण। भोजन निर्माण में ये CO2 का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? CO2 का तो उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा है वो पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग ली गई ऑक्सीजन की जो मात्रा है उससे बहुत ही ज्यादा है। इस कारण क्या होता है कि जो पर्यावरण होता है वहां पर पौधे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। वो ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं लेकिन जब ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब हमारे पास जो सजीवों का अगला लक्षण है और जो सामान्य लक्षण है सजीवों का वो है उत्सर्जन। कौन सा लक्षण है? उत्सर्जन। आप सभी जानते हैं सभी सजीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। केवल कुछ भाग है जो शरीर के अंदर उपयोग में आता है। जो अब शेष बचा हुआ भाग है उसका क्या किया जाए? जो शेष बचा हुआ भाग है वो शरीर के अंदर रहता है तो उसका क्या किया जाए? अब शरीर इसे क्या करता है? अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। जो ये अपशिष्ट पदार्थ है इसके निष्कासन के जो प्रक्रम है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ये जीवों में ही नहीं पाया जाता, पौधों के अंदर भी उत्सर्जन होता है। पौधे भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, लेकिन इसका जो ढंग होता है इनमें वो थोड़ा सा अलग होता है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधों के विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। कुछ पौधों में तो ये विशेष भागों में क्या कर लिए जाते हैं? संग्रहित कर लिए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। और कुछ पौधों के अंदर ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका निष्कासन स्राव के रूप के अंदर होता है। मतलब इनका स्राव होता है बाहर पौधे से। अगला जो हमारा लक्षण है वो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो हमारा नेक्स्ट लक्षण है सजीवों का, उसमें जो नाम है वो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब आप महसूस करिए कि जब आपको कोई कांटा चुभे या कोई सुई चुभती है तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, क्या आप अनुक्रिया करते हो। अगर आप अपने प्रिय व्यंजन प्रिय भोजन के बारे में अभी याद करो, आप देखो तो आपके मुंह में लार आ जाती होगी। तो ये क्या है? ये है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अंधेरे स्थान से जब आप अचानक तेज धूप में जाते हो, कहाँ पर जाते हो? अंधेरे स्थान से तेज धूप पर जाते हो तो आपकी आंखें स्वतः ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाएगी। कब तक बंद रहेगी? जब तक कि वो तेज प्रकाश के लिए अभ्यस्त ना हो जाए। कुछ समय के लिए बंद रहेगी और धीरे धीरे आपकी आंखें खुल जाएगी। तो ये तो सभी प्रकार के परिवर्तन है, ये अनुक्रिया को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अनुक्रिया को दर्शाते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। तो वातावरण में ये परिवर्तन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं उद्दीपन। पौधे होते हैं ये भी उद्दीपन को दर्शाते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कुछ कुछ पौधे होते हैं उनके पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्प होते हैं वो केवल रात्रि के समय खिलते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनके पुष्प होते हैं वो सूर्यास्त होता है उसके पश्चात क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। कुछ के रात्रि में खिलते हैं, कुछ कुछ के रात्रि में जो बंद हो जाते हैं फूल होते हैं वो। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, छुई मुई या आप मान लीजिए गुल मेहंदी उसका पौधा देखा होगा। इसकी पत्तियां जब आप छूते हो तो अचानक क्या हो जाती है? मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। ये भी क्या है? एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। तो ये सब जो उदाहरण है ये पौधों के द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाई गई है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जो सभी सजीव होते हैं वो वस्तु अपने परिवेश में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सभी सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। अगला जो हमारा सजीवों का लक्षण है वो है प्रजनन। ये वो लक्षण है जिसके द्वारा हजारों वर्षों से सजीवों ने अपने आप को, अपनी संतति को जीवित रखा है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो विभिन्न प्रकार के जंतु है उनमें प्रजनन करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जंतु होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ जंतु होते हैं जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, और कुछ पौधे होते हैं जो कि अपने नए सिरों नए भाग अपने ही भागों से नए पौधे को उत्पन्न कर देते हैं।
जो पौधे होते हैं वो बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नया पौधा बना सकते हैं या नया पौधा उगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो ये बीज है धीरे धीरे अंकुरित होकर एक नए पौधे के अंदर परिवर्तित हो गया है। कुछ जो पौधे होते हैं बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भाग, जो इसके शरीर के दूसरे भाग होते हैं, उसके द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आलू होता है, उसकी कलिका वाले भाग से आप नया पौधा बना सकते हैं। यहाँ पर ये आलू है, इसका जो कलिका वाला भाग है, यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे आलू लग जाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं प्रजनन के, जो अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। जब सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की जो विधियां होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला जो हमारा सजीवों का लक्षण है वो है गति। अगला जो सजीवों का लक्षण है वो है गति। अब गति, आप जो जीव होते हैं उनमें गति आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, लेकिन जब हम पौधों की बात करें तो पौधे क्या होते हैं कि सामान्यतः भूमि के अंदर जकड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया और संश्लेषित खाद्य पदार्थ हो गए, ये पौधे में एक भाग से दूसरे भाग तक समाहित होते हैं। ये क्या करते हैं, खनिज, जल और संश्लेषित खाद्य पदार्थ होते हैं, एक भाग से दूसरे भाग में समाहित होते हैं। इसका मतलब ये भी एक गति का उदाहरण है। अब जब आप देखते हो कि पुष्पों का खिलना हो गया और इनका बंद होना हो गया, ये भी एक प्रकार की गति है। अभी हमने छुई मुई के पौधे की बात करी थी उद्दीपन के अंदर, तो वहां पर भी उसने क्या करी है, गति करी है, एक प्रकार से गति को दर्शाया है। इससे जो हमारा अगला लक्षण है वो है वृद्धि। सभी प्रकार के सजीव होते हैं उनमें वृद्धि परिलक्षित होती है। हम देखते हैं कि जो मानव का शिशु होता है वो वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर चित्र, इसमें किस प्रकार से धीरे धीरे जो मानव का जो शिशु है वो एक वयस्क मानव में परिवर्तित हो जाता है। चूजा होता है वो वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। जो ये चूजा है ये भी धीरे धीरे वृद्धि करके क्या हो जाता है, वयस्क बन जाता है। पौधों में भी आप वृद्धि को परिलक्षित आसानी से देख सकते हो। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, विविध प्रकार के क्या हैं, जीव हैं। उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। अब मृत्यु होता है वो सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है और एक परम सत्य है। हर सजीव की मृत्यु होना निश्चित है। अब आप जानते हो जीव की मृत्यु होगी तो जीवों की जो प्रजातियां हैं वो हजारों वर्षों तक अस्तित्व में कैसे रह सकती है, वो तभी रह सकती है जब वो प्रजनन करे और अपने समान संतति को उत्पन्न करे। प्रजनन कर अपने समान संतति, अपने समान संतान को उत्पन्न करे, जिसके कारण वो हजारों वर्षों से अपनी जो जीव की प्रजाति है उसको बचाए हुए है। सामान्यतः सजीवों में वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में भी वो सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। अब आपको निर्जीव वस्तुओं में इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सारे लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें सामान्यतः जो हमने अभी तक सभी जो लक्षण पढ़े हैं वो दिखाई देते हैं। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है, आपके सामने क्या है, कुछ प्रश्न है, इनके बारे में आपको सोचना है। अब क्या ये जो हमने अभी चीजें पढ़ी है क्या हमेशा सत्य ही है? क्या हमें सभी सजीवों में वो सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? जो हमने अभी सजीवों के लक्षणों के बारे में बात की है वो हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वो सभी लक्षण कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे जिनके भी हमने बात करी है, या उनमें से कुछ लक्षण ही दिखाई देंगे? आपको इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, अपने आप से ये प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको धीरे धीरे जब हम एनसीईआरटी आगे की पढ़ेंगे, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं और 10वीं, तो आपके इनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक प्रयोग करते हैं, उसमें भी आपका जो इन प्रश्नों के बारे में जो आपकी सोच है वो थोड़ी सी परिवर्तित होगी और आपको लगेगा कि हाँ इनके उत्तर मिल जाएंगे धीरे धीरे। हम एक बीज पर विचार करते हैं। हमने एक बीज लिया है, मूंग का बीज, इसके बारे में हम सोचते हैं। आपने देखा होगा कि दुकान होगी या भंडार हो गया, वहां पर ये बीज महीनों तक रखा रहता है। ये बीज होता है मूंग का, ये महीनों तक रखा रहता है। इसमें ना तो कोई वृद्धि होती है, ना जीवन के कुछ अन्य लक्षण है वो इनमें दिखाई देते हैं। ना तो इनमें वृद्धि होती है, ना कोई दूसरा लक्षण इनमें दिखाई देता है। लेकिन जब आप इनको मिट्टी में बोओगे, इनसे एक नया पौधा बन जाएगा। जब आप इनको वापस मिट्टी में बोओगे, 1 वर्ष बाद में भी बोओगे, तो इनमें इनसे एक नया पौधा बन जाएगा। तब आप इन प्रश्नों को वापस सोचिए कि जो महीनों तक वो दुकान में रखे रहे थे,
तब इन बीजों को भोजन की आवश्यकता हुई, इन्होंने उत्सर्जन किया, इन्होंने वृद्धि की अथवा प्रजनन हुआ, तो ये सभी लक्षण वहां पर नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब यह हो गया कि हम सरलता से सजीवों को नहीं पहचान सकते, हम नहीं कह सकते कि ये जीवित है या नहीं है। सरलता से ये नहीं कह सकते कि सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। सरलता से नहीं कह सकती ये चीजें, आपको सबको दिख रही है कि यहाँ पे कोई उत्सर्जन नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, वर्जनन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जीवित है। फिर आपके पास सामने एक प्रश्न आता है कि जीवन है क्या, जीवन क्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो है विभिन्न प्रकार के आपके जो साधु संत होते हैं यही हमें जीवन के बारे में समझाते रहते हैं। तो विज्ञान भी हमें जीवन के बारे में थोड़ा समझाना चाहती है, वो हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालना है, आपको क्या होगा, कुछ गर्मी का एहसास होगा, गर्मी का अनुभव होगा, गर्मी का एहसास होगा। अब आपको सोचना है कि ये गर्मी कहाँ से आई होगी। अब ये गर्मी के बारे में जो आपका जो उत्तर है वो बहुत ही शानदार उत्तर दिया गया है इसका। आपको एक मतलब नई आज विचार उत्पन्न होंगे इसके बाद में आप में कि जो गेहूं की बोरी है उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, ये बीजों के श्वसन के कारण होती है। जो आज तक आप सोचते आए हो या इसके बारे में आपने कभी तो सोचा ही नहीं होगा कि बीजों के अंदर भी जीवन होता है। अब आप देखिए कि जो बीजों के अंदर श्वसन होता है उसके कारण आपको जब भी आप किसी ऐसी बोरी या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा अनाज रखा हुआ है आप हाथ डालोगे तो आपको क्या होगा, गर्मी का एहसास होगा। वो किस कारण से, वो बीज श्वसन करते हैं, इस कारण से वहां पर गर्मी होती है। अतः बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चल रही है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं है। दूसरे जैव प्रक्रम में वो सक्रिय नहीं है लेकिन श्वसन की प्रक्रिया उनमें निरंतर चल रही है। तो जो हमारा ये प्रश्न है कि जीवन क्या है, इसका उत्तर देना तो इतना सरल नहीं है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, जब आप हरी भरी पहाड़ियों को देखते हो, विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखते हो, तो आपके मुंह से जरूर ये निकल ही जाता होगा कि जीवन सुंदर है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।